नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। गंगा एक्सप्रेसवे से होगा सीधा कनेक्शन। रोड कनेक्टिविटी में यूपी बना देश में नंबर 1। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बीजेपी ने 100 करोड़ का नोटिस दिया। उमर अब्दुल्ला ने विधायकों को पैसे का ऑफर देने का लगाया था आरोप। बीजेपी ने कहा सार्वजनिक माफी मांगे सीएम। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। केंद्र और राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दाखिल की है याचिका। तृणमूल कांग्रेस बागी विधायक दल के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने किया असली पार्टी होने का दावा। अलीपुर कोर्ट ने टीएमसी कालीघाट का अकाउंट किया फ्रीज। ऑपरेशन के लिए ऋतुव्रत को दिया अधिकार। और टोक्यो में भारत जापान की 8वीं रक्षा नीति वार्ता। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति। रक्षा अभ्यास और क्षमता निर्माण की समीक्षा हुई। अब विस्तार से समाचार। उत्तर प्रदेश को आज एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहुप्रतीक्षित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 63 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद लखनऊ से कानपुर के बीच 3 घंटे का सफर मात्र 35 से 45 मिनट का रह जाएगा। ये एक्सप्रेसवे सीधे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। उन्नाव के पास गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर प्रयागराज और पूर्वांचल तक आवागमन पहले से अधिक सुगम हो जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे केवल यात्रा को आसान बनाने वाला मार्ग नहीं है, बल्कि ये प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति देने वाला साबित होगा। इसके माध्यम से उद्योगों, लॉजिस्टिक्स हब, वेयर हाउसिंग, निवेश और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी। समय और ईंधन की बचत के साथ परिवहन व्यवस्था भी अधिक तेज और सुविधाजनक बनेगी। एक्सप्रेसवे पर केवल 4 पहिया और उससे बड़े वाहनों को ही अनुमति होगी। पूरे मार्ग पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, आधुनिक इंटरचेंज और बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो प्रदेश की कनेक्टिविटी, अर्थव्यवस्था और विकास की रफ्तार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तो उत्तर प्रदेश को एक और नया एक्सप्रेसवे की सौगात। तो यूपी को हाई स्पीड कनेक्टिविटी की नई सौगात इसे बताया जा रहा है। 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। इसका आज उद्घाटन और लखनऊ कानपुर के बीच सफर इससे काफी आसान हो जाएगा। 3 घंटे की दूरी अब 35 से 40 मिनट में तय हो जाएगी। इससे जाम से राहत मिलेगी, समय की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी। इसके साथ ही किसानों को इसका एक बड़ा लाभ मिलने वाला है और साथ ही औद्योगिक विकास वो भी नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 घंटे की दूरी को 35 से 45 मिनट तक ये पूरा कर देगा और ये नया एक्सप्रेस राहत की एक नई राह दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 3 बड़े कॉरिडोर से ये जुड़ेगा। यूपी, आगरा, लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्शन होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक आसान पहुंच इससे हो जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़कर पश्चिमी यूपी तक बेहतर संपर्क इससे होगा। इसके साथ ही प्रयागराज और पूर्वांचल की राह और सुगम होगी। यूपी की कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलेगी। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कानपुर उन्नाव अब बनेगा नया ग्रोथ हब। डिफेंस कॉरिडोर को एक और मजबूत आधार इससे मिल जाएगा। इसके साथ ही निवेश और नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। लॉजिस्टिक्स हब्स और वेयर हाउसिंग को फायदा होगा। एमएसएमई और स्थानीय कारोबार को ताकत मिलेगी। रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। इसके साथ ही इसकी विशेषताएं हम आपको बता देते हैं। ये आधुनिक सुविधाओं से लैस एक्सप्रेसवे है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम की इसमें सुविधा है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरचेंज और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था,
कानपुर रिंग रोड से बढ़ेगा कनेक्टिविटी का बेहतर नेटवर्क बनेगा। दिल्ली, मुंबई और प्रयागराज तक पहुंच और आसान हो जाएगी। इसके साथ ही यूपी के औद्योगिक विकास को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो आर्थिक विकास का ये नया इंजन है, विकास का नया हाईवे इसे कहा जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को इससे काफी फायदा मिलेगा। रामेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रामेंद्र, एक तरह से देखें तो विकास की एक नई राह इसे कहा जा सकता है। किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह का उत्साह है और किस तरह से, चाहे कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे एक सुगम सफर की बात करें, किस तरह से देखते हैं ये एक बड़ा वरदान साबित होने वाला है? देखिए रमा, कानपुर औद्योगिक शहर माना जाता था। धीरे धीरे पिछली सरकारों ने उसको ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण औद्योगिक जगत में कानपुर पीछे छूट गया। उसको कैसे गतिमान किया जाए, कैसे कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, उस पर सरकार ने काम किया है। ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे बेसिकली लखनऊ कानपुर की कनेक्टिविटी को केवल नहीं जोड़ रहा है, ये दो शहरों को नहीं जोड़ रहा है, पूरी प्रगति को कनेक्ट कर रहा है। अगर आप देखिए कि जो रिंग रोड बन रही, 94 किलोमीटर की रिंग रोड कानपुर में बन रही, जैसे रिंग रोड को कनेक्ट टच करोगे तो आप जिन क्षेत्रों में आप मुंबई जाना चाहते हो, दिल्ली जाना चाहते हो, प्रयागराज जाना चाहते हो, पश्चिम बंगाल जाना चाहते हो, उस तरफ की कनेक्टिविटी हो जाएगी। अगर आप लखनऊ आना चाहते हो, आप अयोध्या जाना चाहते हो, बरेली जाना चाहते हो, सीतापुर जाना चाहते हो, हरदोई जाना चाहते हो, तो आपकी जो कनेक्टिविटी स्मूथ हो जाएगी और दोनों रिंग रोड से कनेक्ट होते हैं। लखनऊ में भी रिंग रोड कनेक्ट करेगा और कानपुर को भी रिंग रोड से कनेक्ट करेगा। और बड़ी बात आपको बताएं, उन्नाव से कानपुर से ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री, उन्नाव में शिफ्ट कर दी गई है। उन्नाव का जो ये सेंटर है जहां पर हम खड़े हैं, ये हमारे बगल में आप देखिए गंगा एक्सप्रेस से जा रहा है, रायबरेली कानपुर रोड जुड़ता है, लखनऊ एक्सप्रेस से जुड़ता है, कानपुर लखनऊ का पुराना मार्ग जुड़ता है। यानी आने वाले दौर में इंडस्ट्रियल हब होने वाला है। कनेक्टिविटी बेहतर करने का लाभ ये मिलेगा कि ये लैंड लॉक्ड उत्तर प्रदेश अपनी गति की, औद्योगिक गति को, और एमएसएमई सेक्टर आगे, अगर लालगंज में बात करें तो रेल कोच कारखाना है, इंडस्ट्रियल बड़ा हब है, तो जो इंडस्ट्रीज है, छोटे उद्योग हैं, वो फलेंगे फूलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। और कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार होगा। जिन लोगों को बाजार सब्जी ले जाना है, जिन लोगों को बाकी विपणन का काम करना है, उसको फायदा होगा। तो गांव की आर्थिक स्थिति बदलेगी, एमएसएमई सेक्टर को फायदा होगा, और जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको फायदा होगा, और उत्तर प्रदेश को फायदा होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होगा इसके बनने से। रमा, बिल्कुल रामेंद्र, डिफेंस कॉरिडोर की जो बात कर रहे हैं उसको भी एक बड़ा बूस्ट इससे मिलने वाला है, बताया जा रहा है। देखिए, डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ से शुरू होकर के जिस तरह झांसी और कानपुर को जोड़ता है, तो कानपुर से अगर आप ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ बन रही है, तो ये जो रिंग रोड से कनेक्ट होगा तो वो डिफेंस कॉरिडोर से होते हुए लखनऊ तक कनेक्ट होगा। अगर यहाँ से कोई सामान जाना है, आना है, तो उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत बेहतर होगी। और यहाँ से आपको झांसी जाना हो, मुंबई जाना हो, आपको इटावा के रास्ते पर जाना हो, या आगे इधर बरेली और हरदोई जाना हो, तो ये कनेक्टिविटी ना डिफेंस के लिहाज से भी अगर आप देखें तो बहुत शानदार होगी। अगर बरेली सहारनपुर होते हुए आप कश्मीर को कवर करते हो तो ये पूरा सिस्टम कनेक्ट होता है, पूरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट कनेक्ट होते हैं। इधर से आप प्रयागराज से आगे, जैसे बनारस से आगे बढ़ोगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार कनेक्ट होता है। तो ये जो कनेक्टिविटी है प्रदेश की, चूंकि उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड क्षेत्र है और उसको रोड कनेक्टिविटी बेहतर करके ही प्रगति के पथ पर ले जाया जा सकता है, तो उसका फायदा औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा, उसमें डिफेंस कॉरिडोर को भी मिलेगा और दूसरे भी उद्योगों को मिलेगा। रमा, बिल्कुल रामेंद्र, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये केवल कानपुर, उन्नाव, लखनऊ नहीं, बल्कि इसके साथ ही ये उत्तर प्रदेश के जो सभी कोने हैं उनको जोड़ता हुआ दिखाई देता है। दिल्ली और मुंबई की दूरी भी इससे कम होती हुई दिखाई देती है। तो किस तरह से ग्रामीण और शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को भी एक ग्रोथ का आधार ये बन जाएगा? रमा, देखिए, जो रिंग रोड बने हैं, चाहे लखनऊ का बना हो चाहे कानपुर का बना हो, जो ग्रामीण एरिया है उनको कनेक्ट करता है। ये एक्सप्रेसवे जो बना है वो रिंग रोड पर तो उतरता है, और जैसे रायबरेली जो रोड है उसको कनेक्ट करेगा। तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण लोग हैं, वो कैसे तेजी से अपना सामान बाजार तक पहुंचा सके, उसका बड़ा फायदा है उनको। अगर सब्जी की खेती करते हैं, फूल की खेती करते हैं, या औषधि खेती करते हैं, तो उसके लिए दुनिया तक पहुँच आसान होगी। यहाँ से एयर कनेक्टिविटी के जरिए जहाँ
जहां चाहें वहां पहुंचा सकते हैं। और आपको बता दें कि जो रेल कनेक्टिविटी है, जो रेल का कॉरिडोर बनाया गया है, वो भी इसी उन्नाव कानपुर से होकर गुजरता है। तो आने वाले समय में रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, तीनों के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत रिच हो गया है। आप नेपाल बॉर्डर से लेकर के और बिहार बॉर्डर तक चले जाइए या इधर मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक चले जाइए, रोड कनेक्टिविटी के मामले में उत्तर प्रदेश से बेहतर इस समय कोई राज्य नहीं है। बड़ा राज्य होने के बावजूद भी बहुत बेहतर स्थिति में है। तो जाहिर है उसका फायदा उद्योग को मिलेगा, गाँव को मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पूरी दुनिया के साथ कनेक्शन होगा, तो वो फायदा भी लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, कनेक्टिविटी में एक और मील का पत्थर आज रखा जा रहा है। नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया रामेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए जीजी न्यूज के साथ। भारत करता है डिजिटल भुगतान, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने पार्टी पर लगाए गए विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों के समर्थन में सबूत पेश नहीं किए या सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। यदि उमर अब्दुल्ला ना तो आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और ना ही माफी मांगते हैं तो भाजपा उनके उस बयान को लेकर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर करेगी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि विपक्षी दल विधायकों को 20 से 30 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उन पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला 7 दिनों में माफी नहीं मांगते और बयान वापस नहीं लेते तो 100 करोड़ रुपए के आपराधिक मानहानि मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता परिमोक्ष सेठ ने ये लीगल नोटिस जारी किया है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले सप्ताह हजरत बल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि भाजपा उनकी पार्टी में टूट करवाकर उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि जम्मू क्षेत्र के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने उन्हें बताया कि भाजपा में शामिल होने के बदले उसे 20 से 30 करोड़ रुपए और मंत्री पद की पेशकश की गई थी। वहीं एडवोकेट परिमोक्ष सेठ ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए ये सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को कानूनी नोटिस भेजा है कि वो अगले 7 दिनों में माफी मांगे और अपना बयान वापस ले। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए का आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करेंगे। ईमेल पे भेजा गया है और स्पीड पोस्ट से भेजा गया है। हमने उनसे प्रूफ मांगा, जो प्रूफ उन्होंने आज तक नहीं दिया है। आज हमने एक लीगल नोटिस जारी किया है उनको थ्रू हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट हमारे बीजेपी जम्मू कश्मीर के सतपाल शर्मा जी, कि आप 7 दिन के अंदर माफ़ी मांगिए, अपॉलॉजी कीजिए। उसके अलावा अपने रिटर्न जो अपने स्टेटमेंट दिए उसको रिटर्न में विड्रॉ कीजिए, दोबारा आप ये गलती नहीं करेंगे। अगर 7 दिन में उमर अब्दुल्ला ये माफ़ी नहीं मांगते हैं और अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ नहीं करते हैं तो उन पर हम क्रिमिनल केस भी करेंगे डेफेमेशन का, और 100 करोड़ का मानहानि का केस हम सिविल करने जा रहे हैं, डैमेजेस का। भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयत्न उनके माध्यम से हुआ था। मैंने सीधे तौर पर सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उनके नाम जो हैं उनके सार्वजनिक किया जाए, जो भी नाम है, विधायक का नाम भी और हमारा जो सो कॉल्ड
हमारा कोई नेता, उसका भी नाम जो है वो सार्वजनिक किया जाए। अगर वो सार्वजनिक नहीं कर सकते, वो कहें कि गलती हुई है, माफ़ी मांगें। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, वो लीगल नोटिस मैंने इशू कर दिया है और उन्हीं की हैसियत के हिसाब से 100 करोड़ रुपये से की राशि जो है हमने मानहानि के तौर पर उनसे मांगी है। हमारे इंडिविजुअल के ऊपर बोले, मेरे देश के ऊपर कोई बोलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। राजधानी नई दिल्ली के दिल्ली हाट में वस्त्र मंत्रालय की ओर से वीव द फ्यूचर के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। ये 6 दिवसीय प्रदर्शनी 12 जुलाई से 17 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। हथकरघा और पारंपरिक शिल्प को एक मंच पर लाने वाली इस प्रदर्शनी में देश भर के बुनकरों, डिजाइनरों, स्टार्टअप्स और वस्त्र उद्यमों की भागीदारी है। प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत के समृद्ध वस्त्र विरासत को आधुनिक तकनीक, नवाचार और सस्टेनेबल टेक्सटाइल से जोड़ना है। दिल्ली हाट का भ्रमण करते हुए केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वीव द फ्यूचर केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा को संरक्षित करते हुए नवाचारी और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि ये मंच नई तकनीक, बाजार और वैश्विक अवसरों से जोड़ने का माध्यम भी बन रहा है। एंटरप्रेन्योर ने अपने अपने तरह से कपड़े का काम किया है। पूरी दुनिया में इंडिया का प्रोडक्ट जा रहा है और ये जो वर्कर काम कर रहे हैं, हमारा उस पर भी थीम है। आने वाले दिन में भारत एक सस्टेनेबल कोऑर्डिनेटर के रूप में एक पूरे दुनिया को हम इसका प्रोडक्ट देश के साथ साथ देने का काम करेंगे। देश की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल से भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र एवं परिधान भारत टेक्स 2026 का शुभारंभ होने जा रहा है। 14 जुलाई तक भारत मंडपम में आयोजित इस मेगा इवेंट में ये 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। 1600 से अधिक प्रदर्शक, 7000 से अधिक वैश्विक खरीदार और 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। आयोजन के दौरान 4000 से अधिक B2B बैठकें, 100 से ज्यादा ज्ञान सत्र और कई निवेश एवं व्यापारिक संवाद आयोजित होंगे। भारत टेक्स 2026 भारत की टेक्सटाइल क्षमता, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित करते हुए व्यापार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। एडिशंस की जो सक्सेस हुई है उससे बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से आए हैं और वो आत्मविश्वास हमको मिला कहाँ से? हमारे एग्जीबिटर्स से, हमारे जो इंडस्ट्री मेंबर्स हैं। अभी शो कल से स्टार्ट होगा और आज तक 60,000 लोगों ने रजिस्ट्री कर चुके हैं। देर आर 3000 से ऊपर लोगों का इंटरनेशनल विजिटर्स का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। 2000 से ऊपर जो इंटरनेशनल बड़े कंपनियों की ऑफिसेज हैं इस रीजन में, उनके लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुका है। तो इसमें बहुत बड़ा हमको उत्साह है। 14 से 17 तारीख तक है, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर देश में बड़े स्तर पर विचार विमर्श की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में इस विषय पर गठित संयुक्त संसदीय समिति आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। इस अवसर पर भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि संयुक्त संसदीय समिति आज उत्तर प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था के शीर्ष अधिकारियों के साथ व्यापक बैठकें कर रही है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन पर आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर और बाकी सभी अधिकारी और अन्य विभाग जैसे कि बैंक्स हैं, रेलवे बोर्ड है, अन्य सरकारी संस्थाएं हैं, बार काउंसिल है, वरिष्ठ वकील हैं, आज उन सब से मुलाकात होगी। दिन भर की बैठकें रहेंगी शाम 7 बजे तक। सुप्रीम कोर्ट में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अब तक की जांच की स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
राजधानी पटना के कोचिंग विवाद में खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी से राहत प्रदान की है। इसी मामले में उनके 3 कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत मिली है। फैजल खान के पक्ष के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि सिविल कोर्ट ने आज फैजल खान और उनके बॉडीगार्ड से संबंधित अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम आदेश पारित कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी संबंधित आरोपियों को मामले में जमानत प्रदान कर दी है। आपको बता दें कि 2 जून को खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर रात में हमले की खबर आई थी। खान सर की ओर से कहा गया था कि कुछ लोगों ने उनके कोचिंग सेंटर पर हमला किया। खान सर की टीम की ओर से इस मामले में FIR दर्ज करा दी गई। पुलिस ने जांच के बाद खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया था। पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है कि पेपर लीक के मामलों की तेजी से जांच और जल्द सुनवाई के लिए एक समान जांच प्रक्रिया तय की जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि पेपर लीक के आरोपियों और उनके परिवार की संपत्तियों की जांच की जाए। अगर संपत्ति अवैध तरीके से बनाई गई हो तो भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी संपत्ति और ब्लैक मनी से जुड़े कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए। पेपर लीक में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों की चल और अचल संपत्तियां जब्त की जाएं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सरकारी नीतियों का असर अब तेजी से दिखाई देने लगा है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस यानी IESA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का EV बाजार 2032 तक हाई ग्रोथ नेशनल EV टारगेट परिदृश्य में 30.4 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में EV बिक्री 2.6 मिलियन यूनिट रही, जो 2024 के मुकाबले करीब 26% ज्यादा है। कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर 9.5% हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति समर्थक, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और विस्तार और घरेलू विनिर्माण की रफ्तार से EV सेक्टर को और मजबूती मिल सकती है। IESA के मुताबिक 2032 तक बैटरी की मांग 362 GWh तक पहुंचने का अनुमान है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मामलों के मंत्री मार्क पैटरसन और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की और लिखा कि आज संसद भवन में न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मामलों के मंत्री एवं कृषि एवं क्षेत्रीय विकास के सहायक मंत्री मार्क पैटरसन और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत कर प्रसन्नता हुई। इस मुलाकात में भारत और न्यूजीलैंड के बीच संसदीय आदान प्रदान को और सशक्त बनाने और दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को और गहरा करने पर जोर दिया गया। संसद भवन के दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल को भारत की जीवंत संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं और संसद भवन की भव्य वास्तुकला से भी अवगत कराया गया। भारत और जापान के बीच 8वीं रक्षा नीति वार्ता टोक्यो में आयोजित हुई। वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जापान के रक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री कानो कोजी ने की। बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की और भारत जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की तथा सैन्य आदान प्रदान, समुद्री सहयोग, रक्षा अभ्यास, क्षमता निर्माण, रक्षा उपकरण एवं तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। वार्ता में रक्षा उद्योग सहयोग, तकनीकी नवाचार, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे उभरते क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमति बनी। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर आधारित स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने जापान के साथ रक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग की सराहना की। वहीं कानो कोजी ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को और विस्तार देने की जापान की प्रतिबद्धता जताई। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई।
फीफा विश्व कप 2026 अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और अब बारी है उस मुकाबले की जिसे इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। सेमीफाइनल में विश्व फुटबॉल की दो दिग्गज टीमें स्पेन और फ्रांस आमने सामने होंगी। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे विश्व कप फाइनल में जगह बनाएगी, जबकि हारने वाली टीम को तीसरे स्थान के प्लेऑफ से संतोष करना होगा। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आर या पार की टक्कर, फाइनल का टिकट दांव पर। फीफा विश्व कप 2026 में अब नजरें उस मुकाबले पर टिक गई हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी यूरोप की दो फुटबॉल महाशक्तियां। स्पेन के सामने होगी फ्रांस की मजबूत चुनौती। दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज कर अंतिम 4 में जगह बनाई है और अब लक्ष्य सिर्फ एक है, विश्व कप फाइनल का टिकट। एक तरफ है मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन, जिसने पूरे टूर्नामेंट में अपने अनुशासित डिफेंस, तेज पासिंग और गेंद पर शानदार नियंत्रण से विरोधियों को परेशान किया है। बेल्जियम के खिलाफ आखिरी मिनटों में मिली जीत ने टीम का आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया है। स्पेन की सबसे बड़ी ताकत उसका सामूहिक खेल और दबाव में शांत रहने की क्षमता रही है। टीम की उम्मीदें युवा स्टार लामिन यामाल, मिडफील्डर पेद्री, शानदार विंगर निको विलियम्स, अनुभवी डिफेंडर रॉबिन ले नार्मांद और गोलकीपर उनाई सिमोन पर टिकी होंगी। जरूरत पड़ने पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखने वाले मिकेल मेरिनो भी स्पेन के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। दूसरी ओर फ्रांस ने मोरक्को को हराकर लगातार तीसरी बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। फ्रांसीसी टीम के पास अनुभव और स्टार खिलाड़ियों की भरमार है। कप्तान किलियन एम्बापे अपनी रफ्तार और गोल करने की क्षमता से किसी भी रक्षा पंक्ति को तोड़ सकते हैं। उनके साथ उस्मान डेम्बेले की गति, ऑरेलियन चुआमेनी का मिडफील्ड नियंत्रण, एडुआर्डो कामाविंगा की बहुमुखी भूमिका, विलियम सलीबा का मजबूत डिफेंस और गोलकीपर माइक मेन्या की शानदार गोलकीपिंग फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। फ्रांस का आक्रामक खेल पूरे विश्व कप में विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। मोरक्को पर दमदार जीत के बाद फ्रांसीसी टीम लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची है और खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। स्पेन और फ्रांस के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों टीमें 38 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों के बीच हुए बड़े मुकाबलों में रोमांच अपने चरम पर रहा है। वहीं बात अगर दोनों टीमों के बीच अब तक विश्व कप में हुए मुकाबले की बात करें तो विश्व कप के इतिहास में स्पेन और फ्रांस अब तक एक बार आमने सामने आए हैं। 2006 विश्व कप के अंतिम 16 के मुकाबले में फ्रांस ने स्पेन को 3-1 से हराने में सफलता पाई थी। यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं बल्कि दो अलग अलग फुटबॉल शैलियों का टकराव भी होगा। स्पेन गेंद पर कब्जा जमाकर खेल की रफ्तार नियंत्रित करना चाहेगा, जबकि फ्रांस तेज काउंटर अटैक और दमदार फिनिशिंग से मैच अपने नाम करने की कोशिश करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।